Good afternoon, everyone. We have completed our chapter number 3, that is data handling. So we will revise that chapter in today's class, and from next class we will start with our new chapter, that is congruence of triangles. So we will revise only the mean, median, mode. These are central tendencies, the range and the data and the scale of the graph. We will not go in depth for the graph because we have made so many graphs. So in today's class we will only talk about the scale, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन. तो अभी बिकॉज ये सारा चीज़ हमने इंट्रो में भी पढ़ा था डेटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन में, दैट इज़ डेटम. डेटम एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है कलेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग. हमारे आसपास से कोई भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ डेटम. ठीक है, तो डेटम एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन जब हम प्लूरल की बात करते हैं, बिकॉज एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, हमारे आसपास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो इसीलिए हम डेटा वर्ड यूज़ करते हैं. दिस डेटा मीन्स देयर आर मैनी इन्फॉर्मेशंस. सो टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज़ प्राइमरी डेटा एंड अदर इज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा होता है दैट डेटा विच वी कैन कलेक्ट डायरेक्टली, जस्ट लाइक कि हमने क्या करा कि हमने अपनी क्लास के बच्चों की हाइट्स को मेजर किया. सो ये डेटा हम डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम अपने क्लास के सारे बच्चों को ईजिली जानते हैं, हम कॉन्टैक्ट में उनके आ सकते हैं. बट सेकेंडरी डेटा की मुझे अगर अमेरिका की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है तो आई कांट गो टू एवरी हाउस ऑफ अमेरिका एंड आस्क ओके हाउ मैनी पीपल आर देयर लिविंग, है ना. मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं. तो वो पॉपुलेशन में किसी एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सोर्स के थ्रू ही जान पाऊंगी. ठीक है, तो दैट इज़ सेकेंडरी डेटा जो मैं डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकती हूँ. देन कमिंग टू द रेंज. रेंज क्या होती है किसी भी डेटा की, डेटा शुरू कहाँ से हो रहा है और डेटा ख़त्म कहाँ पे हो रहा है. अगर मैं ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 23, इसका मतलब डेटा 23 से शुरू हो रहा है एंड हाइएस्ट वैल्यू इज़ 54, इसका मतलब डेटा 54 पे ख़त्म हो रहा है. तो जो रेंज होती है दैट इज़ द हाइएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू. इट मीन्स 54 माइनस 23 दैट इज़ 31. सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द रेंज. रेंज हम ऐसे निकालते हैं, अगर हमें कोई भी डेटा गिवन है उसकी लोएस्ट वैल्यू देखेंगे, हाइएस्ट वैल्यू देखेंगे और उन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. इट मीन्स हम उसको माइनस करके चेक करेंगे. नाउ कमिंग टू सेंट्रल टेंडेंसीज. सेंट्रल टेंडेंसीज यही होती हैं जिसके थ्रू हम एक ओवरऑल डेटा को जान पाते हैं या हम समझ पाते हैं. जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर मैं एज की बात करूं आपकी क्लास में, तो ज़रूरी नहीं है आपकी क्लास में सिर्फ 11 या 12 ईयर्स के बच्चे होंगे, 13 ईयर के भी बच्चे होंगे, 14 के भी होंगे. तो ये पूरा प्रॉपर एक वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. लेकिन इन वैल्यू से अगर मैं एक प्रॉपर समझ पाऊँ कि क्लास 7 में ऑन एन एवरेज या कुछ इस तरीके से कितनी एज के बच्चे हो सकते हैं, तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए. ठीक है, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसीज. अब हर सिचुएशन पे वो वैल्यू को हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं. एक होता है मीन, सेकेंड वे इज़ मीडियन एंड थर्ड वे इज़ मोड. मीन हम कब निकालते हैं, जब हम एवरेज की बात करते हैं. ठीक है, कहीं पे भी अगर हमें एक एवरेज देखना है ओवरऑल तो हम मीन की बात करते हैं एंड उसका फॉर्मूला है और हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, सम ऑफ द डेटा, जितना भी डेटा है सबको प्लस करते जाएंगे एंड अपॉन कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा. उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डेटा हमारे पास कितना है. सपोज़ हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के मैथ्स में आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए हैं, तो मैं सारे मार्क्स को ऐड कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगी बिकॉज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा 5 है. अब आते हैं मीडियन पे. मीडियन क्या होता है, जहाँ पे हमें कहीं पे किसी की मिडिल वैल्यू चाहिए होती है. ठीक है, समटाइम्स मीन जो है वो हमारा अप्रोप्रिएट नहीं होता है. सपोज़ करो अगर किसी जगह पे कुछ स्कोर कुछ इस तरीके का है, 1 है, देन किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 5 हैं और किसी का एकदम से 100 है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इस केस में अगर मैं मीन निकालूंगी तो वो मीन ना तो 100 के आसपास आएगा, ना वो 1 0 1 2 3 के आसपास आएगा. दैट विल बी सम डिफरेंट वैल्यू और उस मीन से हम एक्चुअल डेटा की इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे. ऐसे केस में हमारा मीडियन काम आता है. मीडियन कैसे निकालते हैं हम, हमें क्या करना होता है, ऑड नंबर ऑफ डेटा
अब मीडियन का मतलब होता है जो वैल्यू मिडिल में है, जो डेटा मिडिल में है। अब मिडिल में क्या कौन सा डेटा है, जिस ऑर्डर में हमने कलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशन, या फिर हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है, तो करेक्ट वे इज़ कि हम पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो डेटा हमें एग्जैक्टली सेंटर पर नज़र आ रहा है, वो जो सेंटर पे डेटा है दैट इज़ आवर मीडियन। अब सेंटर पे जो डेटा है वो ऑड नंबर के लिए तो बड़ा इजी होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास, सपोज करो 5 डेटा है, तो हमें पता है थर्ड पोजीशन पे जो डेटा होगा वो मिडिल में होगा, बिकॉज 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे। सिमिलरली अगर 7 है तो हमें पता है जो वहाँ पे फोर्थ पोजीशन होगी वो बिल्कुल सेंटर पे डेटा होगा, क्योंकि 3 डेटा लेफ्ट होंगे 3 डेटा राइट साइड पे होंगे उसके। सो ऑड नंबर के लिए जो मीडियन है वो कैसे निकलता है, n+1/2th पोजीशन पे जो भी डेटा रखा होगा, अवेलेबल होगा, दैट डेटा विल बी आर मीडियन। लेकिन कंडीशन ये है कि वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चल जाता है, लेकिन बिकॉज फॉर योर फर्दर स्टडीज़ आपके आगे भी कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम जनरली उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखते हैं। तो हमारा n+1/2th पोजीशन पर वो डेटा जो होगा दैट विल बी आर मिडिल डेटा, एंड उसकी वो हमारा मीडियन कहलाएगा। सपोज 5 है तो 5 का कैसे पोजीशन निकलेगी, 5 + 1 6/2 3, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे जो डेटा होगा, अगर टोटल 5 डेटा है हमारे पास तो। अब इवन नंबर ऑफ डेटा के लिए हमारे पास सेंटर पर कोई एक डेटा नहीं होता है, 2 डेटा होते हैं हमारे पास सेंटर पे। उसको कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट ऑफ द एवरेज ऑफ द डेटा अवेलेबल एट, सबसे पहले हम दो पोजीशन पे डेटा को देखते हैं। एक होता है n/2th पोजीशन पर और एक उससे नेक्स्ट पोजीशन यानी कि +1 पोजीशन पर। सपोज हमारे पास 10 नंबर ऑफ डेटा हैं, तो 10 का मतलब 10 का हाफ 10/2 5, 5th पोजीशन एंड उससे नेक्स्ट यानी कि 6th पोजीशन पे जो डेटा होंगे, 5th एंड 6th पोजीशन पे जो डेटा है उन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे दैट विल बी आर मीडियन, वो हमारा मीडियन होगा। कमिंग टू दी n, यहाँ पे जो हमने लिया है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डेटा। नाउ मोड क्या होता है, मोड इज़ द डेटा दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। सपोज मेरे पास ये कुछ एग्जाम्पल है 0 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5। तो अब इसका मोड मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 4 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आया है 4, तो इसका मतलब 4 इज़ दी मोड बिकॉज इट अकर्स मैक्सिमम नंबर 5 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो मोड का एग्जाम्पल भी हमने दिया था। मोड हमारा कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे हमें ये देखना होता है अपना प्रॉफिट, समटाइम्स हम प्रॉफिट की भी बात करते हैं जनरली, या फिर हम ये देखते हैं कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस वी ऑलवेज फाइंड मोड। जस्ट लाइक कि अगर मैं कोई एक अपना बिजनेस खोलती हूँ और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो मेरा अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, सो दैट इज़ माई मोड, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं। उस मोड से मुझे एक और चीज़ भी पता चल जाएगी कि हाँ मुझे प्रॉफिट इससे मिल रहा है, तो मैं अपना बिजनेस अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज करूँगी। ओके, नाउ अब कमिंग टू दी स्केल ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे सबसे पहले जो ये ग्राफ बना हुआ है, दिस ग्राफ, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे जो स्केल लिया गया है वो 2 का है, बिकॉज 0 then 2 then 4 then 6 then 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, ये 2 का स्केल है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें जो 2 वाले होंगे, इवन नंबर होंगे, वो तो बड़ी इजीली रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे 10 है, ये वाला बार जो है वो 10 हाइट का है, तो मेरे को 10 तक मैंने उसको पहुंचा दिया। बट सपोज करो ये 15 है, तो 15 को कैसे करेंगे, ऑड को। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये 14 है एंड ये 16 है, तो ऑब्वियसली 15 इसके बिल्कुल सेंटर पर आएगा। तो ये बार को आप देख रहे हो वो 14 एंड 16 के एग्जैक्टली सेंटर पर है।
सिमिलरली अगर 19 को रिप्रेजेंट करना है तो दैट विल बी इन बिटवीन 18 एंड 20, तो 18 एंड 20 के एग्जैक्टली सेंटर पर 19 है, तो मैंने उसको 19 तक हाइट दे दी. सो 2 अगर स्केल लेते हो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2, सो दैट इज़ ईजी. अगेन इफ़ 5 लेते हैं तो 5 के लिए 5 के जो डेटा हैं वो तो ईजिली रिप्रेजेंट हो जाएंगे, बट जैसे 39 है तो 39 कैसे होगा. यहाँ पे देखो हमारे ग्राफ पे जनरली 10 लाइंस ड्रॉ होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 5 लाइंस ड्रॉ हैं अंदर, 1 2 3 4 5 है ना, जबकि ग्राफ में 10 लाइंस ड्रॉ होती हैं. तो बेसिकली ये जो 1 लाइन है ये हमारे ग्राफ की 2 लाइंस हैं. तो 39 को कहाँ तक पहुँचाया गया है, 40 से 2 लाइंस पहले. अगर मैं अपने ग्राफ को देखूं तो अपना जो हमारा ग्रीन कलर का ग्राफ होता है उसको देखें तो 40 से 2 लाइंस बिफोर. इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हर एक नंबर के बीच में 2 लाइंस का हम गैप लेते हैं. सो दिस इज़ 39. सिमिलरली 26 का मतलब है 25 से 2 लाइंस और आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज 5 जब भी हम स्केल लेते हैं वहाँ पे 2 लाइंस का हम गैप करके काउंटिंग चलते हैं. सो 26 पे जाना है तो 25 के बाद हमें 2 लाइंस आगे बढ़ना है, इसके हिसाब से 1. सो दिस इज़ हाउ वी विल रिप्रेजेंट इन 5 स्केल. 10 के स्केल में हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज़ वेरी इजी. हर एक लाइन एक एक काउंटिंग चलती है, तो अगर बीच में 10 लाइंस हैं, छोटी छोटी 10 लाइंस हैं, तो हर एक लाइन को हम 1 काउंट करते हैं. अब 58 को अगर हमें काउंट करना है, सो इट मीन्स 50 से मैं 8 लाइंस और आगे चली जाऊंगी, सो दैट विल बी माई 58. सिमिलरली 37 का मतलब है 30 से मैं 7 लाइंस और आगे बढ़ूंगी, तो आई विल रीच टू 37. सो दिस इज़ हाउ वी टेक द स्केल. हमें स्केल ऐसे लेना होता है कि हमारे सारे नंबर्स फिट हो जाएं हमारे ग्राफ के अंदर. एंड सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी नंबर. ऐसा ना हो कि कोई नंबर हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं. सो नाउ you can do the worksheet I have given to you.